हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज नवरात्रि का सप्तमी पूजा है। हमें उम्मीद है कि आप लोग भी पूजा पाठ करते होंगे या फिर दुर्गा पूजा फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल करिए और साथ में मेरा वीडियो भी देख लिया कीजिए। आज हम आपको ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर का नेक्स्ट स्टेप लेके जा रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें एक सिकल सेल एनीमिया को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया का और उसके बाद हम लोग थैलेसेमिया का डिस्कस करेंगे। तो मेरा मेंडेलियन डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा, फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बचेगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को भी हम लोग खत्म करेंगे, यानी कि अब ये चैप्टर हम एंड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, आइए लेट अस स्टार्ट करते हैं। हम और आप मिलकर के क्या फिनाइल कीटोन्यूरिया। आइए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है सेकंड नंबर उसको बोलेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसको शॉर्ट में हम लोग PKU कहते हैं, PKU। और इसे हम लोग हिंदी में फिनाइल कीटोन्यूरिया भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया है। ये क्या चीज है, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट देंगे वो पॉइंट कि इट इज ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। यहाँ पर बोलेंगे कि यह एक मानव अनुवांशिक त्रुटि होता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोजोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये बेटा ऑटोजोमल है। क्या है? ऑटोजोमल। तो यहाँ पर ऑटोजोमल के साथ साथ ये कैसा है बेटा? रिसेसिव है। क्या है? रिसेसिव। तो बोलेंगे कि इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव। आप ट्रेट बोलिए, ट्रेट का मतलब लक्षण होता है, या फिर आप डिफेक्ट बोलिए, डिफेक्ट। तो बोलेंगे कि यह एक ऑटोजोमल अप्रभावी त्रुटि होता है। ये वाला जो बीमारी है वो बचपन से होता है, बचपन से। तो बोलते हैं कि इट इज इनबॉर्न डिफेक्ट्स इन ह्यूमन। बोलते हैं यह मानव में जन्म के साथ त्रुटि आती है, ठीक है।
अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो बीमारी है वो किसके कारण होता है, तो बोलते हैं म्यूटेशन के कारण होता है। समझ गए, किसके कारण होता है? म्यूटेशन के कारण। ठीक है, तो ये म्यूटेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इट इज caused by mutation, यानी कि ये म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन तो आपको पता ही है, ठीक है ना, और इसमें जीन डिफेक्टिव हो जाते हैं जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो म्यूटेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे यह उत्परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन के कारण होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये उत्परिवर्तन के कारण अगर होता है तो क्या होता है, तो आपको बता देते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली नॉर्मल human have normal liver enzyme, called phenylalanine hydroxylase। कहते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन में नॉर्मल लीवर एंजाइम बनते हैं, लीवर से एंजाइम बनता है जिसे हम कहते हैं फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करता है बेटा? कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, हाँ, कहता है which is normally converted into phenylalanine converted into, इसको हटा दीजिए, into एमिनो एसिड फिनाइलएलानिन टू टायरोसिन। यहाँ पर याद रखिएगा, ये दो शब्द को याद रखिएगा। यहाँ पर आपको जो फिनाइलएलानिन है इसको ये बदल देता है किसमें? टायरोसिन में। इसकी वजह से सब कुछ ठीक होता है, तब ये बीमारी नहीं होती है। एक नॉर्मल आदमी में लीवर एंजाइम फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज पाया जाता है जो नॉर्मली कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड फिनाइलएलानिन को किसमें? टायरोसिन। ठीक है, तो ये नॉर्मल बात है। बट एक अफेक्टेड आदमी जो इस बीमारी से ग्रसित होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है? उसमें ये प्रॉब्लम होता है बेटा, ठीक है ना, कि म्यूटेशन के वजह से उसमें ये वाला जो लीवर एंजाइम है जिसका नाम फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज है नहीं बन पाता है। क्या होता है? नहीं बन पाता है। तो जब ये बन ही नहीं पाएगा, समझ गए ना, तो ऐसे में ये फिनाइलएलानिन बदल नहीं पाएगा। किसमें नहीं बदल पाएगा? टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा। तब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ये जो फिनाइलएलानिन है वो जा करके जमा हो जाएगा ब्रेन में, और कहाँ? किडनी। तो ब्रेन और किडनी में जब जमा हो जाएगा तो बताओ, फालतू का चीज अगर जमा हो जाएगा ब्रेन और किडनी में तो वो तो खराब होगा ही होगा। तो ब्रेन खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा। समझ गए ना? एक्चुअली ये फिनाइलएलानिन
जमा हो जाता है कहाँ, ब्रेन में और किडनी में, तब वहां पर क्या करता है ये, तो ये टॉक्सिक डेरिवेटिव्स बनाता है। टॉक्सिक डेरिवेटिव मतलब क्या, फिनाइल एलानिन फिनाइल पायरुविक एसिड बना देता है। क्या बना देता है, फिनाइल एलानिन पायरुविक एसिड फिनाइल पायरुविक एसिड बना देता है। और वो अदर डेरिवेटिव यानी कि टॉक्सिक डेरिवेटिव में बदल जाता है, जिससे ब्रेन खराब हो जाता है और किडनी खराब हो जाता है। तो यहाँ पर पहले तो हिंदी लिखेंगे, इसका हिंदी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सामान्यतः पर मानव में सामान्य लीवर एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनता है जो सामान्य रूप से अमीनो अम्ल फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदल देता है। ये भाई हम सब ह्यूमन में ये सही चलता है, लेकिन अब सवाल उठता है कि म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन की वजह से क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे कि दिस disease is caused by mutation in which phenyl alanine is not formed, then phenylalanine is accumulated in brain and kidney to form toxic derivatives यहाँ पर ठीक से दिखा नहीं रहा है, देखिए ना, चलिए इसको पूरे मिटाते हैं। टॉक्सिक derivatives and couch phenyl कीटोनुरिया। अब आया समझ में कि ये जो बीमारी है वो म्यूटेशन के दौरान था, जिसमें फिनाइल एलानिन नहीं बनता है, लीवर वाला
वहां पर जो है फिनाइल एलानिन इज नॉट फॉर्म, ठीक है, नहीं बनता है। तो फिनाइल एलानिन जो होते हैं, मतलब कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो है वो नहीं बनता है, तो एक्चुअली वो कन्वर्ट नहीं कर पाता है किसको, टायरोसिन को, तो जमा हो जाता है कहाँ, ब्रेन और किडनी में, जो टॉक्सिक डेरिवेटिव बनाता है जिससे ये बीमारी होती है जिसका नाम है फिनाइल कीटोनुरिया। ठीक है, हिंदी में आइए लिख देते हैं इसको। ठीक है, बोलते हैं कि प्रभावित मानव में उत्परिवर्तन के कारण लीवर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन पाते हैं तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलकर मस्तिष्क एवं वृक्क मतलब किडनी में जमा होकर फिनाइल कीटोनुरिया बीमारी देते हैं। अब आया समझ में, ये दे देते हैं, बीमारी देते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा कि भैया इसके वजह से होता है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होगा कि अगर ये ब्रेन में एक्यूमुलेट करेगा, ठीक है, तो बोलते हैं कि फिनाइल एलानिन is accumulated in brain, results in mental retardation, यानी कि फिनाइल एलानिन जब ब्रेन में जमा होने लगता है तो मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। दिमाग तो खराब होगा ही बेटा, फालतू का चीज जाके जमा होगा तो, है ना, ब्रेन में ये जाके जमा हो गया। अब दूसरा किडनी पर प्रभाव डालेगा, तो दूसरा किडनी में प्रभाव डालेगा तो क्या होता है, ये फिनाइल एलानिन जब जमा होगा तो पेशाब के रास्ते से, यानी कि यूरिन के माध्यम से ये बॉडी से बाहर निकलेगा। क्यों बाहर निकलेगा? क्योंकि किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बोलेंगे
कि फिनाइल एलानीन excreted through urine due to poor absorption by kidney। कहते हैं कि फिनाइल एलानीन मूत्र द्वारा बाहर निकलते हैं, क्योंकि किडनी इसका अवशोषण नहीं कर पाता है, इसका अवशोषण नहीं कर पाता है, नहीं करता। तो दो जगह बेटा ये काम करता है, दो जगह, यानी कि एक ही जीन है जिसका म्यूटेशन होता है और वो दो जगह प्रभाव डालता है, ब्रेन पर और एक किडनी पर। इसीलिए बेटा ये एग्जाम्पल है किसका, प्लियोट्रॉपी का। याद आ रहा है प्लियोट्रॉपी, एक जीन जो कंट्रोल करे किसको, दो कैरेक्टर को। तो एक जीन जब दो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी कहते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। तो यहाँ पर एक पॉइंट देंगे कि फिनाइल कीटोनुरिया is also a example of प्लियोट्रॉपी। ठीक है, बोलेंगे यहाँ पर फिनाइल कीटोनुरिया प्लियोट्रॉपी का उदाहरण है। चलिए इतना बात है फिनाइल कीटोनुरिया के बारे में आप समझ गए हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसका नाम है थैलेसेमिया, 3rd नंबर, और ये लास्ट होगा इसका मेंडेलियन डिसऑर्डर का। आइए ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसमें 2-3 बात को याद रखिएगा, लिख करके हम मिटा देंगे यहाँ पर। ये बेटा ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है, म्यूटेशन के कारण होता है, ठीक है। इसमें नॉर्मल आदमी का जो होता है नहीं बन पाता है क्या, तो फिनाइल, उसका लीवर एंजाइम नहीं बन पाता। लीवर एंजाइम का नाम क्या है बेटा, लीवर एंजाइम कहते हैं हम लोग किसको, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, नहीं बन पाता है। और नहीं बन पाने की वजह से नॉर्मल आदमी में जब ये बनता है तो ये फिनाइल एलानीन बनता है, प्रोसेस के दौरान हमारे बॉडी में बनता ही रहता है, लेकिन उसको बदल देता है किसमें, टायरोसिन। तो ये टायरोसिन एक्युमुलेट नहीं होता है ब्रेन और किडनी में, ठीक है, वो निकल जाता है, वो बॉडी में काम आ जाता है। लेकिन अगर फिनाइल एलानीन नहीं बदल पाएगा टायरोसिन में, कब नहीं बदल पाएगा, जब आपको फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम लीवर नहीं बना रहा। तो वो लीवर क्यों नहीं बना रहा है भाई, तो वहां पर म्यूटेशन हो गया। क्या म्यूटेशन हो गया, जीन म्यूटेशन हो गया, ठीक है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आई। अब क्या हुआ कि बेटा नहीं बदल पाता, तो क्या कर रहा है, जाके जमा हो रहा है, फिनाइल एलानीन बन तो रहा है लेकिन टायरोसिन में बदल नहीं रहा। तो हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि भैया ये जाकर डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, कहाँ, ब्रेन में और किडनी में। तो बेटा फालतू चीज अगर ब्रेन और किडनी में जाके जमा होगा तो ब्रेन खराब होगा, किडनी खराब होगा। तो वहां पर ब्रेन में मेंटल रिटार्डेशन आ जाता है, ठीक है,
यानी कि मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। दूसरा, किडनी जो होता है, हाँ, उसमें एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसमें बस यही बात आपको याद रखनी है। अब जो हम यहाँ पर देखेंगे उसका नाम है नंबर 3 नंबर 3 का थैलासेमिया। यहाँ पर थैलासेमिया ये हम लोग देखेंगे। थैलासेमिया जो बेटा वो एक प्रकार का ये भी टाइप है किसका, एनीमिया का। एनीमिया किसको कहते हैं, बॉडी में ब्लड की जब कमी हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हाँ, एनीमिया कहते हैं। ये भी एक टाइप है किसका, एनीमिया का, यानी कि बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि इट इज ए टाइप ऑफ एनीमिया यानी आपको लॉस ऑफ ब्लड का लॉस। तो बोलेंगे कि यह भी एनीमिया का है। एनीमिया यानी कि रक्त की कमी का एक प्रकार है, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पर देंगे, ये भी बेटा एग्जाम्पल है किसका, नहीं, सिकल सेल एनीमिया भी प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल था, ये नहीं। यहाँ पर बोलेंगे इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। ये जो लक्षण है बेटा थैलेसीमिया, ये एक ऐसा लक्षण है, ठीक है ना, लक्षण है जो ऑटोजोमल रिसेसिव जीन के द्वारा होता है। ऐसा जीन जो ऑटोजोम क्रोमोसोम पर पाया जाता है, ठीक है। और जब ये जीन होमोजाइगस कंडीशन में पाया जाएगा तभी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाता है। रिसेसिव है ना, ठीक है, डोमिनेंट रहता है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है, लेकिन यहाँ पर तो ये होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाएगा, हेटेरोजाइगस में नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह भी एक ऑटोजोमल अप्रभावी त्रुटि है। यह भी एक ऑटोजोमल अप्रभावी त्रुटि है, ठीक है। बहुत अच्छी बात। ये चीज लाइन को हल्के में मत लीजिएगा, काहे कि जो हम टेबल बना के दिए हैं ना, वहीं से सब बात ये पता चल जाता है, ठीक है। तो आपको उस टेबल पर बहुत ध्यान देना है, तो उससे क्या होगा कि आपका बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। अब सवाल ये उठता है, ये थैलेसीमिया जो है, थैलेसीमिया ये किसके कारण होता है, ठीक है। तो बोलते हैं इट इज ओरिजिनेटेड by म्यूटेशन। और म्यूटेशन में भी कैसा, तो डिलीशन। आपको याद होगा म्यूटेशन जब पढ़ा रहे थे तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन स्ट्रक्चर में 4 तरह का पढ़ाए थे। एक था डिलीशन, एक था डुप्लीकेशन, एक था इन्वर्सन, एक था ट्रांसलोकेशन। डिलीशन मतलब टूट के हट जाना, मोबाइल में यूज करते हैं ना, डिलीट करते हैं उसको, वही, ठीक है, म्यूटेशन, डिलीशन। तो बोलते हैं हाँ कि आपको यह उत्परिवर्तन, यहाँ को लिख दो बेटा डिलीशन।
द्वारा होता है। अगला पॉइंट क्या होता है बेटा कि आखिर क्यों नहीं होता है। एक्चुअली बेटा यहाँ पर ये जो म्यूटेशन होता है, डिलीशन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली जो हीमोग्लोबिन का जो चेन होता है बेटा, चेन, हीमोग्लोबिन का चेन, उसको ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं बेटा। प्रोटीन के चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है बेटा? प्रोटीन है। तो प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसके चेन को ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। ये बनने ही नहीं देता। आप ये कहना चाहते हैं सर कि हम जो सिकल सेल एनीमिया में देखे थे, तो वहां पर ब्लड हीमोग्लोबिन बनता है, समझ गए, लेकिन यहाँ पर हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं। बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। वो था बेटा क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, लेकिन ये क्या है बेटा? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ये समझ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ड्यू टू म्यूटेशन not synthesis of globin polypeptide chain, polypeptide in RBC में बेटा ये हीमोग्लोबिन का पॉलीपेप्टाइड चेन बनने नहीं देता ये म्यूटेशन, ठीक है। नॉट सिंथेसिस। अब आगे बढ़ेंगे कि यह आरबीसी में ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड उत्परिवर्तन के कारण बनने नहीं देता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बनने नहीं दिया तो नहीं बनने देगा ना, तो यहाँ तो बनेगा ही नहीं। इसीलिए तो बोले कि ये पलाई एनीमिया, यहाँ भी ब्लड की कमी। भैया जब बनेगा ही नहीं हीमोग्लोबिन आरबीसी में, ब्लड की तो कमी होगी, सोचने वाली बात। तो ये एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, समझ गए। यहीं पर जोड़ देते हैं अगला पॉइंट कि इट इज ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। हिंदी में लिख देते हैं कि यह एक क्वांटिटेटिव त्रुटि होता है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। याद रखना बेटा, एक तो इसमें जो हम फिनाइल कीटोनुरिया पढ़ाए थे, यहाँ पर फिनाइल कीटोनुरिया में एक बात यहाँ पर डाल दीजिए, सिकल सेल एनीमिया, इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये भी आपको एग्जाम्पल है किसका? प्लियोट्रॉपी का। ये भी एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का कि इसको आप क्या करो, इसको आप बॉक्स में रखो, ये याद रखिएगा। सिकल सेल एनीमिया प्लस ये फिनाइल कीटोनुरिया, दोनों प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। एक जीन, दो कैरेक्टर को कंट्रोल करें, ठीक है। ओके, फिर आ जाइए इसी पर थैलेसीमिया पर। थैलेसीमिया में अभी तक क्या देखा कि सर ये टाइप है किसका? एनीमिया का, रक्त की कमी वाला बीमारी का। ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है सर, ये याद रखिएगा। इट इज ओरिजिनेटेड बाय म्यूटेशन डिलीशन, यानी कि म्यूटेशन में जो डिलीशन उसके द्वारा ये होता है।
ड्यू टू म्यूटेशन, हाँ कहता है नॉट सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड, इसमें तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन का चेन बनता ही नहीं है, तो जब नहीं बनेगा तो ब्लड की कमी हो जाएगी। तो इट इज ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, यानी कि ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव डिसऑर्डर था, लेकिन ये क्या है बेटा, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, अब आगे जो बढ़ेंगे इसमें हम लोग, तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि सर थैलासीमिया आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। तो बोलेंगे कि थैलासीमिया दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो थैलासीमिया दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पर नंबर ए में देंगे अल्फा थैलासीमिया। भैया आप इसको ऐसे पढ़िए, अल्फा थैलासीमिया। ठीक है, और बी जो होगा बेटा उसको बोलेंगे बीटा थैलासीमिया। इसको आप ऐसे पढ़ो, बीटा थैलासीमिया। मेरे हिंदी वाले बच्चे को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर इसको लिख देते हैं अल्फा थैलेसीमिया। इसको लिख देते हैं बेटा बीटा थैलेसीमिया। मेरे हिंदी वाले बच्चे भी इस सिंबल को आसानी से पहचानते हैं, ये अल्फा ये बीटा है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। आपको यहीं पर हम एक चीज बता दें कि आपको जो हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को आपको मालूम है ना, एचबी लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य हीमोग्लोबिन। तो इसमें बेटा क्या होता है, नॉर्मल में आपको दो ठो अल्फा चेन होते हैं और दो ठो बेटा बीटा चेन होता है। दो ठो अल्फा चेन होते हैं, दो ठो बीटा चेन होते हैं। तो अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो उसमें दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन होता है, लेकिन गड़बड़ तब होती है जब अल्फा चेन बनना बंद हो जाए, बीटा चेन अधिक बन जाए। जब बीटा चेन बनना बंद हो जाए और अल्फा चेन अधिक बन जाए, तब गड़बड़ होती है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर अगर इस तरह से बनेगा तो सब कुछ नॉर्मल, तो नॉर्मल ह्यूमन रहेगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन से यहाँ पर आपको नॉर्मल ह्यूमन, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब आएगी जब इस पर इफेक्ट पड़ेगा। हीमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन होते हैं, दो बीटा चेन। ठीक है, आइए, चूंकि हम पहले लिख चुके हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं अल्फा के बारे में। तो नंबर ए यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर बोलते हैं अल्फा थैलासीमिया। अल्फा थैलासीमिया हिंदी लिखा हुआ है बेटा, इतना हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है, अल्फा थैलासीमिया। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग देंगे। वो पॉइंट ये देंगे कि अल्फा थैलासीमिया
is involved by the gene HbA1 इसको आप HbA1 and HbA1 और HbA2, यानी कहने का मतलब है कि अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल करता, ये एक्चुअली अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल करेगा कौन? ये दोनों जीन HbA1 और HbA2। ये जो HbA1 और HbA2 है, ये क्या करता है? ये बोथ जीन responsible for synthesis of alpha chain in hemoglobin। Hb का मतलब hemoglobin। ये दोनों जो जीन था वो HbA1 और HbA2, वो रिस्पॉन्सिबल होता है अल्फा चेन बनाने के लिए, अल्फा चेन। और इसी में गड़बड़ी होती है, इसी में बेटा म्यूटेशन होता है, डिलीशन होता है। आप हम बताते हैं आगे, बोलेंगे कि अल्फा थैलेसीमिया is caused by mutation ब्रैकेट में लिखेंगे डिलीशन। अल्फा थैलेसीमिया इज caused by mutation डिलीशन, ठीक है, ऑन यहाँ पे लिखेंगे 16p, ठीक है, 16p। यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा हमको अच्छा हिंदी लिखे हैं आप? एक भी पॉइंट का हम हिंदी में लिखे ना, एक भी पॉइंट का हम हिंदी में लिखे हैं। चलिए 2 पॉइंट का हम हिंदी लिखते हैं नीचे। ये 2 पॉइंट का हम हिंदी नहीं लिखे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट का हिंदी, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं, लिखते हैं कि भाई अल्फा थैलेसीमिया ठीक है, थैलेसीमिया HbA1 एवं HbA2 जीन के कारण होता है, ठीक है। होता है। अब इसका लिख रहे हैं कि अल्फा थैलेसीमिया ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट क्या लिख रहा है? थैलेसीमिया 16p
यानी कि छोटा भुजा 16p, अल्फा थैलेसीमिया 16p छोटा भुजा गुणसूत्र में उत्परिवर्तन ब्रैकेट में लिख लीजिए डिलीशन के कारण होता है। अब ये चीज को समझना है, ये चीज को ये समझना है कि एक बात आपको जरूर समझा देना चाहते हैं कि ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर मानव में गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 46 होती है। और आपको ये पता है, हमको मालूम है कि आपको पता है, इन 46 में से आपको 44 क्रोमोसोम को गुणसूत्र कहते हैं। और 44 यहाँ कितना बच गया, 2 क्रोमोसोम, तो 46 हो गया। तो ये जो 44 गुणसूत्र है ये क्या कहलाता है बेटा, ऑटोसोम। क्या कहलाता है, ऑटोसोम। और ये क्या कहलाता है बेटा, एलोसोम। ये क्या कहलाता है, एलोसोम को ये लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एलोसोम और यहाँ पर लिख देते हैं ऑटोसोम। 44 होता है। अब इसी वाले क्रोमोसोम में से 16वां जो क्रोमोसोम है ये ऑटोसोम ही तो कहलाएगा। 44 के अंदर है ना भैया, यहाँ पे 44 कितना जोड़ा हो जाएगा, 22 जोड़ा। तो यहाँ पर ये 16वां जो क्रोमोसोम है, ऑटोसोम है, उसी पर वो दोनों जीन पाया जाता है। कहाँ गया वो दोनों जीन, ये HB1A और HBA1 और HBA2, ये दोनों जीन उसी पर होता है। तो यहाँ पर ऑटोसोम में हम जब जाएंगे, यहाँ पर इस ऑटोसोम में कौन सा क्रोमोसोम बेटा, 16वां क्रोमोसोम 16th क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, 16वां क्रोमोसोम में क्या कहता है कि बेटा यहाँ पर ये देखिए, चलिए इसको मिटाते हैं और फिर से बनाते हैं। यहाँ पर आपको देखिए, आपको क्या दिख रहा है, ये छोटा ये बड़ा, ये क्रोमोसोम का ये छोटा आर्म है, इसको बेटा कहते हैं पी आर। इसको कहते हैं बेटा क्यू आर्म कहते हैं। देखो ये जो पी आर्म है बेटा ये शॉर्ट होता है और यहाँ पर ये जो होता है ये लॉन्ग होता है। अब शॉर्ट लॉन्ग समझ जाना, शॉर्ट मतलब छोटा, लॉन्ग मतलब बड़ा। छोटे वाले को पी आर्म कहते हैं, बड़े वाले आर्म को क्या कहते हैं, क्यू आर्म कहते हैं। और इसी पर आपको ये जीन पाया जाता है। एक जीन है बेटा HBA1 और ये है आपको HBA2। अब ये बताइए कि ये वाला जो पी आर्म है यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से टूट के हट गया, तो ये दोनों जीन गए। और जब ये दोनों जीन गया तो ऐसे सिचुएशन में ये दोनों जीन अल्फा चेन बनाता था, तो अल्फा चेन नहीं बनेगा। तो अल्फा चेन हीमोग्लोबिन में, आरबीसी में अल्फा चेन की कमी हो जाएगी, अब बीटा चेन बढ़ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर
अल्फा जो चेन था, ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए, चेन इज नॉट फॉर्म, नॉट फॉर्म, यानी कि अल्फा चेन नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है बेटा? क्योंकि इस आर्म का क्या हो गया? डिलीशन हो गया। डिलीशन मतलब क्या हो गया? यहां से ये टूट के हट गया। ये टूट के जब हटेगा बेटा तो ये दोनों जिन गया, और जब ये दोनों जिन गया तो अल्फा चेन नहीं बनेगा। तो क्या होगा? तो बेटा यहां पर सिचुएशन ये आ जाएगी कि यहां पर जो अल्फा चेन जो नंबर था, नंबर क्या हो जाएगा? अल्फा चेन नंबर लेस हो जाएगा, ठीक है। और बीटा चेन जो है, बीटा चेन नंबर मोर हो जाएगा। यानी कि अल्फा चेन, हम हिंदी में भी लिख देते हैं यहां पर, अल्फा चेन की संख्या क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। और यहां पर बीटा चेन की संख्या क्या हो जाएगा बेटा? अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो सर अल्फा चेन की संख्या कम हुआ तो सिंपल बात समझिएगा, अगर अल्फा कम हुआ तो उसे अल्फा थैलेसीमिया कहेंगे। बीटा अगर कम होगा, बीटा चेन कम होगा तो बीटा थैलेसीमिया कहेंगे। यही आंसर है। अब यहाँ पर देखो कम हो गया अल्फा चेन, लेकिन बीटा चेन जो है अधिक संख्या में बन गया, तो क्या होगा? समझिए। तो यहाँ पर आपको ये जो बीटा चेन था, ये वाला बीटा चेन, तो यहां पर लिखेंगे एक्सेस जो है बीटा चेन आपको एक्सेस बीटा चेन फॉर्म्स बनाएगा। क्या बनाएगा? तो बोलते हैं अनस्टेबल टेट्रामर, अनस्टेबल टेट्रामर बनाएगा, अनस्टेबल टेट्रामर बनाएगा, ठीक है। तो बोलेंगे कि अत्यधिक बीटा चेन अस्थाई टेट्रामर बनाता है, टेट्रामर बनाता है, ठीक है। और ये अगर टेट्रामर, कहने का मतलब बीटा चेन सब चार ठो आकर के इकट्ठा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? टेट्रामर कहलाएगा। टेट्रा मीन 4 होता है, ठीक है बेटा। तो ये बनाएगा तो क्या होगा? तो बोलते हैं तब यहाँ पर काउच करेगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा? तो एबनॉर्मल आपको क्या होगा? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व is obtained। ये ग्राफ, यानी ऑक्सीजन का जो लेवल है वो हम ग्राफ पर जब देखते हैं तो उसका जो कर्व है नॉर्मल आना चाहिए, क्योंकि ब्लड तो कैरी करता है किसको बेटा? ऑक्सीजन को। तो वो नॉर्मल कर्व देता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन। लेकिन ये एक्सेस बीटा चेन बनाने लगता है टेट्रामर, जिसके कारण
जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी था वो गड़बड़ हो जाता है और एबनॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आने लगता है। तो इससे ये प्रॉब्लम होता है बेटा, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो ये ध्यान रखना। ये था तुम्हारा क्या, अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में इतना बात याद रखना। अब हम बी पढ़ेंगे। अब बी में जरा देखेंगे हम लोग, ठीक है। बी में हम लोग यहाँ पर बी में देखेंगे, यहाँ पर हम लोग बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया आपको हिंदी तो दिया जा चुका है, फिर भी दे देते हैं हम। बीटा थैलेसीमिया देख लीजिए। आइए बेटा हम लोग देखते हैं इसको। अब बीटा थैलेसीमिया जो होता है, तो इसमें क्या होगा, सिंपल बात ये समझिए कि बीटा थैलेसीमिया is affected by HBB gene on 11th क्रोमोसोम, यानी 11वां। ये भी देखिए ऑटोजोम है। 16वां भी क्या था, ऑटोजोम था। अल्फा थैलेसीमिया 16वां क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन के, उसके जीन का नाम क्या था, दो था, HBA1 और HBA2। HBA1 और HBA2। तो यहाँ पर कौन सा जीन बेटा यहाँ हो रहा है, HBB, जो कितने क्रोमोसोम पर ये जीन पाया जा रहा है, 11 नंबर क्रोमोसोम, ठीक है बेटा। तो ऐसे सिचुएशन, ये वाला जो जीन है बेटा, ये वाला जीन, पहले तो हम हिंदी लिख दें कि बीटा थैलेसीमिया प्रभावित होते हैं HBB जीन में उत्परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन के कारण जो 11th गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। ये सब याद रखना, सब अच्छा याद रखना, ठीक है। आइए, कहता है HBB जीन क्या करेगा बेटा, बीटा चेन बनाएगा। यहाँ पर बोलेंगे HBB gene is responsible for synthesis of beta chain। यहाँ पे लिखेंगे कि HBB जीन बीटा चेन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा अगर मेरा HBB जीन म्यूटेशन के कारण क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, तो बीटा चेन नहीं बनेगा, तो बीटा चेन कम हो जाएगा और अल्फा चेन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर जो है बीटा चेन
नंबर नंबर क्या हो जाएगा बेटा, लेस। लेस का मतलब कम, यानी कि बीटा चेन की संख्या बेटा कम हो गया। दूसरी बात कि अल्फा चेन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, मोर। मोर मतलब मोर अधिक, यहां अल्फा चेन अधिक हो जाएगा। यहां पर बोलेंगे कि अल्फा चेन की संख्या बेटा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब ये अगर अधिक हो गया तो ये जो अल्फा चेन था, ये वाला अल्फा चेन, ये नॉट फॉर्म टेट्रामर, ये टेट्रामर नहीं बनाएगा। बोलेंगे कि यह टेट्रामर नहीं बनाता, सुनते जाना, तो नहीं बनाएगा। तो ये क्या होगा, अल्फा चेन डिपॉजिटेड ऑन membrane of RBC and starts degradation. स्टार्ट डिग्रेशन। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये हुआ कि अल्फा चेन आरबीसी के मेम्ब्रेन पर जमा होकर आरबीसी को तोड़ने लगता है। इसकी वजह से मेरा बीटा थैलेसीमिया होता है, इसके वजह से। ठीक है बेटा, इसको समझ गए। जीन का नाम याद रखना, HBV उसमें था HbA1 और HbA2, ये याद रखना। वहां पर अल्फा चेन कम हो जाता है, बीटा चेन अधिक हो जाता है। यहाँ पर बेटा बीटा चेन कम हो जाएगा और अल्फा चेन अधिक हो जाएगा। समझ गया। और दोनों के वजह से जो बीमारी होगी उसी का नाम पड़ेगा थैलेसीमिया। समझ गया। तो यहाँ पर बेटा खत्म हो गया मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब जो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, आप नंबर 2 में उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, इसको बोलते हैं गुणसूत्रीय त्रुटि। आनुवांशिक त्रुटि है बेटा ये। हाँ, वो क्या था, इसके पहले वाला मेंडेलियन डिसऑर्डर था। याद रखना कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में कौन कौन है, याद रखने की चीज है। ठीक है बेटा, बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, घबराओ नहीं। हाँ, फिर तुम लोग जब आओगे क्लास ज्वाइन करोगे तो इसे हम रिकैप करेंगे। ठीक है ना। तो क्रोमोसोमल जो है ये तो बोलेंगे कि it is caused by imbalance of chromosomal number and
क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, ठीक है। यह त्रुटि गुणसूत्र की संख्या तथा गुणसूत्र के सजावट में परिवर्तन के फसल में असंतुलन के फलस्वरूप होता है। आपसे कोई भी पूछेगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसको कहते हैं, आप यही बोलिएगा कि क्रोमोसोम के नंबर और क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट, उसमें जब इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है, तो फिर हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। यहाँ क्रोमोसोमल की बात है, जीन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये बेटा होते कितने टाइप के हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे आपको कि इट इज ऑफ 3 टाइप्स। हम यहाँ हिंदी में लिख देते हैं कि यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा, कौन कौन, आइए जरा सा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग इस तरीका से नंबर ए देंगे, उसका नाम होगा बेटा डाउन सिंड्रोम। बी जो होगा बेटा उसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और सी में जो है उसको बोलेंगे हम टर्नर सिंड्रोम। ये 3 है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। लिख दूं हिंदी में, ठीक है। मेरे हिंदी वाले बच्चे भी बढ़िया से सुनिए। डाउन सिंड्रोम इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और इसको बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। याद रखिएगा, क्रोमोसोम में गड़बड़ी की वजह से हो रहा है, जीन में नहीं। हम क्रोमोसोम पर फोकस करेंगे। और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, आप जानते ही हैं, 23 पेयर में पाए जाते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर ये सब जो गड़बड़ी हो रही है, तो आपको हम पहले सिखा दिए हैं बेटा कि 22 जोड़ा है, 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम है बेटा। एक जोड़ा जो मेरे पास क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एक जोड़ा मेल में XY और फीमेल में XX, आपको पता ही है। तो इसमें से पहला वाला जो डाउन सिंड्रोम है वो ऑटोजोम क्रोमोसोम में गड़बड़ी की वजह से होता है ये। और ये 2 जो आपको दिखाई दे रहा है वो सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी की वजह से होता है। यही वो बता दिया, लेकिन मन करके हम देखेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 आते हैं। नंबर 1 का हम लोग घड़ी बनाते हैं और यहाँ पर देते हैं डाउन सिंड्रोम। बेटा हिंदी ऊपर में लिख दिया है, यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे चलेगा, आप लोग थोड़ा फॉलो कीजिए बढ़िया से, है ना। आइए डाउन सिंड्रोम, देखिए हिंदी लिख दी है ना, आपको यहाँ पर हिंदी नहीं लिखा चलेगा, आप लोग यहाँ से देखेंगे। ये बेटा डाउन सिंड्रोम,
डाउन सिंड्रोम क्या होता है वो देखते हैं यहाँ पर। डाउन सिंड्रोम जो होते हैं तो सबसे पहले बोले ना इट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर on 21st क्रोमोसोम। यानी कि 22 जोड़ा क्रोमोसोम ऑटोजोम होता है, जिसमें 21वां जोड़ा जो है यहाँ पर 21वां जोड़ा क्रोमोसोम में गड़बड़ी होगी, ठीक है। तो इनके गड़बड़ी की वजह से ये मेरा डाउन सिंड्रोम होगा। 21वां नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 21वां ऑटोजोम में होता है। तो ऑटोजोम है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑटोजोमल डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर ऑन, वही लिखेगा ऑन 21st ये क्या लिख दिया 21st क्रोमोसोम, ठीक है बेटा। ये 21st क्या बेटा ऑटोजोम है। हम लोग ना हम इसका हिंदी लिखे ही नहीं, बड़ा मुश्किल है। तो बोलेंगे यह एक गुणसूत्रीय त्रुटि है जो 21वां गुणसूत्र पर होता है। चलिए इस पर घुसा दिए इसमें, आप देखिए इसे। तो बोलेंगे कि यह एक ऑटोजोमल त्रुटि 21वां गुणसूत्र द्वारा होता है। चलिए हिंदी तो आ गया दोनों का, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है बेटा इसमें, तो बोलेंगे यहाँ पर बोलेंगे इट इज ट्राइजोमी ऑन 21st क्रोमोसोम। ये ट्राइजोमी क्या है बेटा, चलिए इसको यहां से मिटाते हैं। ट्राइजोमी आपको एन्यूक्लिडी म्यूटेशन ऑन 21st क्रोमोसोम। देखिए याद है एन्यूक्लिडी आप पढ़ा थे आपको, एन्यूक्लिडी में बोले थे जब डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम में एक या दो क्रोमोसोम बढ़ जाए या एक या दो क्रोमोसोम घट जाए तो उससे होने वाले म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, एन्यूक्लिडी। पढ़ाया हुआ है मेरा, ठीक है। तो इसे याद दिला देते हैं आपको। ट्राइजोमी पहले हिंदी लिखते हैं यहाँ पर कि यह ट्राइजोमी एन्यूक्लिडी उत्परिवर्तन यह ट्राइजोमी
इन इत्यादि उत्परिवर्तन इसमा गुणसूत्र द्वारा होता है। चलिए इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं ये 2n है, डिप्लॉयड मतलब, और ये एक क्रोमोसोम जो है बढ़ गया, एक क्रोमोसोम बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, आपको तो पता ही है कि 2n बराबर कितना होगा बेटा 46, और प्लस एक क्रोमोसोम जो है आगे बढ़ गया, कितना हो जाएगा बेटा 47। कितना क्रोमोसोम हो जाएगा 47, और इस 47 से मेरा ये डाउन सिंड्रोम होगा। तो ये 1 क्रोमोसोम जो बढ़ा वो कहाँ से आया, कहाँ बढ़ा, एक किस्मा में बढ़ा, एक किस्मा में, यानी ये आपको जो एक क्रोमोसोम आया है वो कहाँ से, कहाँ बढ़ा बेटा 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम में बढ़ा। तो कहते हैं 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम में बढ़ा। तो मेरा कहना है कि आप जो है एक शब्द है बेटा, एक शब्द है जिसको बोलते हैं बेटा कैरियोटाइप। कैरियोटाइप इसको बोलते हैं कैरियोटाइप। ठीक है, कैरियोटाइप क्या चीज है? कैरियोटाइप का मतलब होता है आपको रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम is called karyotype। karyotype देखिए हम क्या बताते हैं, यहाँ पर आप बोलोगे, ठीक है, कि गुणसूत्र की सजावट को कैरियोटाइप कहते हैं। देखते जाइए। एक्चुअली इसको समझने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि मेरे पास ये आपको नंबर 1 क्रोमोसोम, ये नंबर 2, यानी कि एक जोड़ा में रहता है, जोड़ा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आते जाए 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 20 और है। और अगर फीमेल का होगा
क्रोमोजोम पेयर में सजा हुआ है 24 पेयर, तो नहीं बेटा 46 होगा। देखिए क्या गड़बड़ी हुआ, 46 तो है ही, यहाँ कहाँ गड़बड़ी हुआ बताइए ना, आप ही देखिए, बताइए कहाँ हुआ। 21st नंबर ऑफ क्रोमोजोम, 21 नंबर ऑफ क्रोमोजोम में गड़बड़ी क्या हुआ, एक क्रोमोजोम आके बढ़ गया, होना चाहिए 2, हो गया 3, एक क्रोमोजोम बढ़ गया ना बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जाओ तो 46 मिलेगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, 24 ही लिखा है, क्यों, क्योंकि ये मेल का X और Y है, Y वाला क्रोमोजोम छोटा होता है बेटा, उसमें ऐसे करके लूप निकला हुआ रहता है, ठीक है, और XX क्रोमोजोम जो फीमेल का होता है वो एक जैसा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो बात, इसमें दोनों में से एक ही काउंट करना, 24 लिख दिया, ठीक है। तो 24 दूना 46 क्रोमोजोम, लेकिन 21वां क्रोमोजोम का क्या हुआ, एक क्रोमोजोम बढ़ गया, इसी को कहते हैं ट्राइसोमी, यानी 2 मतलब 46 और उसमें एक क्रोमोजोम यहाँ पर 21वां क्रोमोजोम पर बढ़ गया। ये कौन है, ऑटोजोम, सेक्स क्रोमोजोम तो यहाँ, ठीक है, अंतिम में ही होता है सेक्स क्रोमोजोम, तो 21वां में बढ़ गया, इसी को बोलते हैं ट्राइसोम। ऑटोजोम में बढ़ा बेटा, ऑटोजोम में एक क्रोमोजोम बढ़ गया 21वां नंबर पर, याद रखना, इसी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये था कैरियोटाइप। तो यहाँ पर बेटा 47 हो गया, होना चाहिए 46, लेकिन हो गया 47, एक क्रोमोजोम 21वां पर बढ़ गया, तो यहाँ दिख रहा। तो इससे क्या बॉडी में क्या प्रॉब्लम आएगा, बॉडी में जो प्रॉब्लम आएगा उसको बोलेंगे सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का क्या लक्षण है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, कि डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के लक्षण, आई। तो एक क्रोमोजोम सॉरी, एक क्रोमोजोम के बढ़ने से बेटा देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आता है, सोचिए। इसीलिए हम आपको बोलते थे कि बेटा अगर मियोसिस ना होता, पापा के स्पर्म में 23 हाफ क्रोमोजोम नहीं आता, मम्मी में हाफ नहीं आता, ओवम में, तो दोनों के मिलन से ही तो बेटा 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम एक बच्चा बनता है। लेकिन अगर ना होता मियोसिस, 46 स्पर्म से आता, 46 ओवम से, तो बच्चा में 46 × 2 यानी 92 क्रोमोजोम मिलता। एक क्रोमोजोम से जब इतना अंतर आएगा तो बेटा पूरा का पूरा 46 अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, इसलिए बोलते थे कि वो बच्चा एकदम बेचे तो राक्षस के जैसा होगा, ठीक है। ये आपने कैरियोटाइप देखा बेटा, यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले, तो सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ पर देखो कि इसका शॉर्ट स्ट्रक्चर, शॉर्ट स्ट्रक्चर, शॉर्ट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, ये बेटा आपको सीधा जानो कि नाटा हो, फिजिकली शॉर्ट होगा, नाटा होगा, यानी बोलना होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपका कैसा होगा, स्मॉल स्मॉल round and flat back head। ये क्या मतलब होता है कि छोटा गोल गोल सर, जिसका 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 पिछला हिस्सा चपटा होता है। देखिए ये सब लक्षण निकल रहा है, एक तो हेड छोटा होगा
और पीछे साइड से चपटा चपटा, समझे? तो ऐसा हेड हो, ठीक है। आपको यहाँ पर आगे देखना, ठीक है, आगे आगे में यहाँ पर इसमें आप क्या होगा, फरोड टंग, यानी कि जो जीभ होंगे, जीभ उसमें बहुत सारे फर होंगे, फर, बहुत सारे फर जैसे होंगे, यानी हम लोग की तरह नॉर्मल नहीं होगा। हाँ, फरोड टंग, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि जीभ जीभ में फर पाया जाना, ठीक है, फर पाया जाना। तीसरा जो है यहाँ पर ये लिखेंगे पार्शियली ओपन माउथ, यानी हल्का मुंह हमेशा खुला रहता है, खुला रहता है, हमेशा खुला रहता है, ठीक है। ये सब सिम्टम्स चल रहा है, हल्का मुंह ऐसे खुला रहेगा, ऐसे ऐसे हमेशा खुला रहता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे क्या होता है, ब्रॉड पाम होगा विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज होंगे, पाम क्रीज होंगे, यानी चौड़ा हथेली, हथेली, इसको हथेली करते हैं। ये थोड़ा विचित्र टाइप का होता है, तो उठा हुआ ऐसा होता है, हम लोग के जैसा सपाट नहीं होता, पाम क्रीज करते हैं, ये सब इसको बोलते हैं थोड़ा हथेली। और क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, ब्रॉड पाम कीज होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर मिनी लुप्स होंगे ऑन फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स। भाई हमारा जो फिंगर है उसमें यहाँ पर एक ही लूप है, लेकिन उसका ऐसे कटा कटा बहुत सारा लूप होगा सब उंगली। क्या हो रहा है, मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, यानी प्रत्येक उंगली पर, प्रत्येक उंगली के शीर्ष पर अनेक लूप्स पाए, लूप्स अनेक लूप्स, ठीक होता। अब कहते हैं कि इसमें और क्या होगा, तो आपको मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन का मतलब मंद बुद्धि हो, मंद बुद्धि हो, ठीक है। और क्या होगा, अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड आपको क्या होगा, तो डोनेट्स होगा। क्या होता है डोनेट, सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, यानी कि अविकसित
विकसित, अविकसित, अविकसित जनन अंग, जनन अंग, अंडर डेवलप्ड, गोनाड्स, सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये सब इसका सिम्टम्स होगा बेटा, लक्षण होगा, ठीक है। आप समझ ही गए। तो सोचिए कि एक क्रोमोसोम के बढ़ने से ये सब प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बी में जाते हैं। डाउन सिंड्रोम का हम लोग देख लिया। ट्राइजोमी याद रखिएगा, ट्राइजोमी, और ट्राइजोमी जो है बेटा वो एनिकुलरी है, उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ गया, एक क्रोमोसोम बढ़ गया। कितना नंबर पर बढ़ा? 21वां पर, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर बी नंबर का हेडिंग बनाएंगे और बी नंबर में देंगे हम यहाँ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यहाँ पर बोलेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आइए इसको भी देख लेते हैं हम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है बेटा। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी ट्राइजोमी, लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस है, ऑटोसोम में नहीं है, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट इज ट्राइजोमी, it is trisomy on sex chromosome। तो ये ट्राइजोमी है, लेकिन ये किस पर है बेटा? सेक्स क्रोमोसोम। तो बोलते हैं यह भी ट्राइजोमी, आपको ट्राइजोमी लिंग गुणसूत्र द्वारा होते हैं। क्या है बेटा? म्यूटेशन ही तो है, म्यूटेशन ही तो है। देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा, 2n प्लस बेटा यहाँ पर 1 तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? 46 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 47। ओ ये भी तो 47 है। लेकिन कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है बेटा कि ये जो है, ये आपको मान लीजिए कि यहाँ XY है, ठीक है, XY तो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक तो X क्या हो जाएगा और बढ़, ओ नहीं समझ, यानी कि यहाँ पर 2n है और प्लस X और Y है तो लड़का, ठीक है, और X था, ये लड़का वाली बात थी। लेकिन एक तो X जो है और आ गया, ये XX क्रोमोसोम है ना। कितने क्रोमोसोम होंगे? 3 होना चाहिए क्या? तो 2 सेक्स क्रोमोसोम XY। तो यहाँ पर कितना है बेटा? ये क्या हो जाएगा? 44, ऑटोसोम हो गया 44, ठीक है। नहीं, ये हो गया बेटा आपको ये और ये मिलाकर 46, लेकिन ये एक तो X जो बढ़ा तो कितना हो गया? 47 हो गया। तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47। आगे समझ में क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ 2n दिख रहा है, ये बेटा ठीक है 46 है, लेकिन एक क्रोमोसोम बढ़ा, तो एक क्रोमोसोम किसमें बढ़ा? यहाँ XY और यहाँ 44 दोनों मिलाकर 46 होता है, लेकिन ये X एक तो बढ़ गया तो 47 हो गया।
तो ये इससे जो होगा वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। यहाँ पर जब तुम देखोगे तो ये इंसान, ये वाला इंसान कैसा होगा बेटा? तो ये वाला इंसान फिजिकली कैसा होगा बेटा? मेल। कैसा होगा? यानी आपको ये बाहर से नर दिखाई देता है, नर दिखाई देता है, बाहर से नर दिखाई देता है। ठीक है बेटा? तो ये नर जो होगा वो कैसा होगा? तो बोलते हैं कि मेल इज स्टेरॉइड। ये कैसा होगा? स्टेरॉइड, यानी नपुंसक नर। ये मेल बाहर से दिखेगा कैसा? तो बोलता है नर की तरह, मेल की तरह दिखाई देगा, मर्द की तरह दिखाई देगा। और ये लेकिन होगा कैसा? स्टेरॉइड, यानी बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। अगला पॉइंट जब हम जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बोलेंगे कि सर जो मेल है, मेल have female like कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर बोलेंगे कि नर में मादा के समान लक्षण दिखाई देते हैं, भैया नर में, मर्द में फीमेल के जैसा कैसा लक्षण दिखाई देते हैं? कौन सा लक्षण? तो बोलते हैं इसमें आपको डेवलप्ड ब्रेस्ट होता है। क्या होता है? डेवलप्ड ब्रेस्ट, यानी आपको स्तन का विकास हो, स्तन का विकास हो। ठीक है? यही तुम लोग देखते हो, जिसको तुम लोग क्लीनर करते हो, यही चीज है। ठीक है? एक्स वाई तो नॉर्मल था, लेकिन एक एक्स बढ़ गया। ठीक है? ये एक्स फीमेल जैसा कैरेक्टर देगा और ये वाई मेल जैसा कैरेक्टर देगा। दाढ़ी मूंछ सब होगा, बियर्ड अपीयरिंग की फिजिकली ये दिखेगा किसके तरह? मेल की। ठीक है? ओके। तो बेटा जब डेवलप्ड ब्रेस्ट हो जाता है किसी जेंट्स में, मेल में, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं गायनेकोमास्टिया। इस घटना को जो डेवलप करता है इसको बोलते हैं गायनेकोमास्टिया। यहाँ पे हिंदी में बोल देते हैं गायनेकोमास्टिया। ये जो मेल में ब्रेस्ट डेवलप कर जाता है, इस को गायनेकोमास्टिया, सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये ध्यान रखें। ये था बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये ट्राइजोमी ये भी था, लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंसेस आया। कहाँ डिफरेंस आएगा बेटा? सेक्स क्रोमोसोम लिख दिए हैं। ये भी ट्राइजोमी है,
BB47 नंबर क्रोमोसोम, लेकिन उसमें आपको ऑटोजोम बढ़ा था एक क्रोमोसोम, इसमें कौन सा बढ़ा, एक क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम बढ़ा, बस यही डिफरेंस है, याद रखिए, ठीक है। और तब यहाँ पर सिम्टम्स नजर आ रहा है कि ये बाहर से दिखेगा कैसा, मेल की तरह, ये कैसा होगा बेटा, स्टेराइल, बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, और मेल में फीमेल का जैसा कैरेक्टर होगा, क्या होगा, इसमें ब्रेस्ट डेवलप कर जाएगा जैसे ग्लाइकोमास्टिया। ओके बेटा, डन। आगे देखते हैं, एक है टर्नर शेप, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा सी में हम लोग टर्नर सिंड्रोम देखेंगे, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा बोलेंगे सर, इट इज मोनोजोम, मोनोजोमी on monozomy on sex chromosome, sex chromosome, कहता है कि यह लिंग गुणसूत्र में मोनोजोमी के कारण होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि वन सेक्स क्रोमोसोम is deleted from diploid number of chromosome, ठीक है। इसमें एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है, देखिए एक क्रोमोसोम इसमें घट गया, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे मोनोजोम, तो ये मोनोसोमी है, तो मोनोसोमी में क्या होगा बेटा, यहाँ पर 2n है, यहाँ माइनस क्या हो गया, 1 हो गया, 46 है माइनस 1 हो गया बेटा, कितना हो जाएगा, 45, कितना हो जाएगा, 45, एक क्रोमोसोम घट गया, लेकिन ये क्रोमोसोम कौन सा घटा, सेक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पर 2n तो है, 44 क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पर x हो, ये कोई क्रोमोसोम नहीं है, x एक ही क्रोमोसोम, एक ही तो होना चाहिए, दो, लेकिन हो गया क्या, एक ही, x है ना, y तो नहीं है। कैसी दिखेगी बाहर से, फीमेल, कैसी दिखेगी, फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही हो गया, यहाँ पर आपको क्रोमोसोम की संख्या एक ही प्रतिफल, XO, O कोई क्रोमोसोम नहीं है, X क्रोमोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम, वो भी क्या, X वाला, फीमेल वाला, यहाँ पर होगा क्या, आप बोलोगे कि ये फिजिकली कैसी दिखेगी, फीमेल, यानी बाहर से स्त्री के समान दिखाई देगी, ठीक है। और कहता है ये स्त्री कैसी होगी, तो शॉर्ट स्टैचर होगा,
शॉर्ट स्ट्रक्चर का मतलब ये क्या होगी, लंबाई में छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पर बेटा ये कैसी होगी, तो ये फीमेल जो होगी स्टेराइल यानी स्त्री जो होगी बांझ होगी। क्या होगी, बांझ होगी। ठीक है, बांझ। अब यहाँ पर बात ये होती है क्यों बांझ होगी, इसका अंडर डेवलप्ड डेवलप्ड ओवरी होगी। अंडर डेवलप्ड ओवरी होगा, यानी कि इसके पास जो गोनैड्स होंगे, सेक्स ऑर्गन होंगे, ओवरी, ये अंडर डेवलप्ड होंगे, इसको बोलेंगे। और विकसित अंडाशय होगा। ठीक है, अंडाशय होगा। और ऐसे ओवरी को हम रूडिमेंट्री ओवरीज कहते हैं, यानी यहाँ पर रूडिमेंट्री का मतलब ये हो गया अविकसित अंडाशय। अंडर डेवलप्ड ओवरी बोलो या रूडिमेंट्री बोलो, बात बराबर है, अविकसित अंडाशय। ठीक है, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मासिक चक्र नहीं होगा, मासिक चक्र नहीं होता है, नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ये इसके सिम्टम्स हैं। फिजिकली फीमेल के तरह दिखेगी, शॉर्ट स्ट्रक्चर, शॉर्ट हाइट होगा, स्टेराइल होगी, ये बेटा बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। अंडर डेवलप्ड ओवरी होगा, रूडिमेंट्री ओवरी यानी कि अविकसित अंडाशय होगा, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका। ठीक है, तो ये था बेटा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम मोनोजोमी है, डाउन सिंड्रोम ट्राइजोमी है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी क्या था, ट्राइजोमी था। ये दोनों में अंतर क्या था, वो ऑटोजोमल था, ये सेक्सोमल। तो यहाँ पर बेटा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर भी आपको हम बता दें। ठीक है, अब आगे इसमें एक चीज है, लेकिन चूंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया, ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग अच्छा से मेला देखिए, पूजा एंजॉय कीजिए, अपना ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ हम आज का जो सेशन है इसको ऑफ। थैंक यू।